Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings. Challenges of today's world. Melting glaciers. Global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 32nd लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, अब तक हमने काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया है। हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इसके बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़ा और फिर हमने कुछ ऐसे थ्योरीज़ को पढ़ा जिनको समझने के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हम इन थ्योरीज से वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं in order to understand the environmental phenomena around us. At this point of time, let me ask you this question once again. What do you think about environmental psychology? You must be thinking that why am I asking you this question after so much discussion has been done, after we have studied so much? And you probably might be thinking that I am challenging you in a way just to give you a puzzling question once again that tell me what do you think about environmental psychology. दरअसल मैं ये सवाल आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उसके मुख्तलिफ चैप्टर्स में से गुजरते जाते हैं और उस सब्जेक्ट की मुख्तलिफ फेजेस हमारे ऊपर ओपन होना शुरू होती हैं, तो हर उस फेज़ के साथ साथ अगर हम अपने जहन में ये रिव्यू कर लें कि ये सब्जेक्ट दरअसल किस चीज़ के बारे में है और इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये रिव्यू हमेशा हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है और ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है इन ऑर्डर टू कैरी आवर अंडरस्टैंडिंग विद द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स or the subsequent concepts that we are going to understand in that particular subject. यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है. I was a little kid, I remember, and my uncle taught me how to play chess. I used to think that chess is a very, very complicated game and it takes a long time to become a chess player. And I was very interested in that. और इसके साथ ही साथ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी क्योंकि मैं अमूमन ऐसे लोग जो उम्र में थोड़े से बड़े हों, ज़रा इंटेलेक्चुअल टाइप लगे हों, ज़रा ब्रेनी टाइप लगे, उनको देखता था कि वो चेस खेलते थे। जब मैंने उनसे चेस के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि चेस दरअसल एक इतनी आसान गेम है कि आप इसको 15 मिनट के अंदर सीख सकते हैं। लर्निंग चेस इज़ वेरी ईजी बिकॉज यू सिंपली हैव टू लर्न द मूव्स, यू सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड कि मुख्तलिफ मोहरे किस किस्म की चाल चलते हैं। आप चेस को 20 मिनट के अंदर सीख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी चेस के मास्टर नहीं बन सकते क्योंकि चेस का मास्टर बनना इट रिक्वायर्स यू टू प्रैक्टिस दैट गेम ओवर एंड ओवर अगेन। और चेस के जितने मोहरे हैं उनके साथ इतनी ज़्यादा मूव्स पॉसिबल हैं कि हर नया प्लेयर नई नई मूव्स निकाल सकता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी नई मूव्स क्रिएट कर सकते हैं। सो चेस इज़ प्रोबेबली अ गेम जो इंसान की इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन के साथ साथ सफ़र करती है और चेस की गेम उसी के साथ साथ चेंज होती जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना होता है। जिस तरह हमने एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के पहले चैप्टर्स के अंदर कुछ थियरीज पढ़ी जिनको इस्तेमाल करके हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम बिहेवियर को एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट इंसानी बिहेवियर के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है। लेकिन जब हम इन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये बिल्कुल चेस के मोहरों की मूव्स की तरह उनको लर्न करने के मुताबिक होता है। जिस तरह हम चेस के मोहरों की मूव्स को सीख जाते हैं और उसके बाद हमें हर नई सिचुएशन में क्रिएटिवली अप्लाई करना होता है कि इस मूव के हिसाब से मैं किस तरह की स्ट्रेटजी बनाता हूँ, दैट इज़ द नेम ऑफ द गेम। सो व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज़ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, it actually pertains to the fact that I want to ask you that are you having all those concepts and theories that we have studied so far in your mind? अगर ये सारी थेरीज आपके माइंड का एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट बन चुकी हैं और अगर आपके अंदर वो चीज़ पैदा हो चुकी है कि आप उन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करके अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को समझ सकते हैं और उनके ऊपर जहन आजमाई कर सकते हैं, देन environmental psychology is going to be a very, very interesting subject for you, just like chess, and I dare you on that. Now, from this point onwards, we are going to discuss about the things that are in the environment. I mean, there are so many different phenomena going on
जिनको हम अपनी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके समझने की कोशिश कर सकते हैं, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब इन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करें तो आप सिर्फ उस रिसर्च के पीछे जाएं या ये सोचना शुरू कर दें कि शायद पहले इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और मैं इसमें कोई नई चीज़ किस तरह से निकाल पाऊंगा। दरअसल you bring with yourself your fresh and brand new minds to look at the things around you. You are our future generation, and you are the people who are actually going through this entire environmental phenomena the way it had been given to you. So never feel shy to apply all those principles in order to find out your own facts about environmental psychology. Students, आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है Impact of Environment on its Incumbents. And I would appreciate that you concentrate on the topic of the chapter, Impact of Environment upon its Incumbents. Environment का उन सारी चीज़ों के ऊपर क्या असर पड़ता है जो उस environment के अंदर शामिल होती हैं. And since we are studying psychology और हमारा framework ज़्यादातर human psychology के ऊपर बेस करता है, so we will try to take human beings as the incumbents of certain environment, and we'll see that how environment impacts upon them. This is very interesting chapter, and there are different things included into it जिनको हम स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपसे पूछता जाऊंगा कि आप इस फिनोमेना को किस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके समझने की कोशिश कर सकते हैं. उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर क्या रिसर्च हो चुकी है और उस रिसर्च से हमें क्या पता चलता है, और साथ ही साथ हम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में क्या एनवायरनमेंटल फीचर्स हैं जो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में लोगों को किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करते हैं. आइए मैं आपको इस चैप्टर के कंटेंट्स की तरफ लेकर चलता हूं. इस चैप्टर में शामिल हैं ये टॉपिक्स. नंबर 1 इज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट, नेचर एंड एनवायरमेंटल चेंजेस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, अर्बनाइजेशन, द सिटी एज अननेचुरल हैबिटाट्स, क्राउडिंग, rural areas, impact of environmental changes in industrial and geographical development, and we will finally discuss catastrophes and human adjustment. So, do you find it interesting? Let me give you a brief review or a brief summary of what we are going to talk in this chapter. First of all, I have included human population growth and environment. Environment के अंदर जब हम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंसानी बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वी फाइंड आउट कि एनवायरनमेंट के अंदर ना सिर्फ वो सारे फिजियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल फीचर्स इंसानों के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा असर होता है कि एक यूनिट एरिया के अंदर कितने इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं. आपको शायद इस बात का अंदाज़ा हो कि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि एक जगह पर अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर लोगों का बिहेवियर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और अगर किसी दूसरी जगह पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्कैंटी है, तो इसका भी ह्यूमन बिहेवियर पर इम्पैक्ट हो सकता है. तो हम इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन दरअसल किस तरह से इंसानों के बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है. और पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो आजकल हम पॉपुलेशन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं. वी हैव बीन हियरिंग कॉन्स्टेंटली that the world is experiencing a population growth or a population explosion that has not been heard of before. इसके साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि इस दुनिया के ऊपर, इस खित्ता अर्ज़ के ऊपर जो स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रही है और जो स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा सर्वाइव करती है, that is human beings. Human beings are constantly growing. इसके साथ ही साथ हमारे जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आते हैं कि क्या ये पॉपुलेशन अच्छी चीज़ है, ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए या कम पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्या पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कुछ नुकसानात हैं, क्या पॉपुलेशन कम होने के कुछ नुकसानात हैं. यहाँ पर एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया के, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के अंदर एक्सपीरियंस किया जा रहा है. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चंद ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेफिसिट में जा रही है. नेचुरली आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारे ममालिक में they are inviting the foreign immigrants to come to their countries and settle down in their countries and start working over there. So the situation in both of these places is kind of very different. The third world countries are experiencing a population explosion.
The developed countries are going through a phase where they think that they need more people, and that gives them the reason to invite people from other countries to come and settle down in their countries so that they could boost their economy and they could have more trade and they could have more developed infrastructure, जहाँ पर ज़्यादा इंसान उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पंप अप कर सकें और उसको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकें. सो पॉपुलेशन के रेफरेंस से हम काफ़ी बातें सुनते रहते हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहती है, लेकिन अक्सर औक़ात हमें ये नहीं पता होता कि ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हमारे दिमाग को किस तरफ डायरेक्ट कर रही है. एंड आई कुड टेल यू हियर दैट अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन conducted on the issues of population, and still the debate is going on that what are the benefits or what are the disadvantages of having less population or having more population. So this debate goes on, and I have included this topic in this chapter just to let you know that population, how it impacts the people that are living in a certain environment, और दुनिया की population की क्या situation है और पाकिस्तान की population की क्या situation है. And then of course I will dare you to use your principles, your theoretical frameworks that we have learned in the early chapters of environmental psychology in order to find out this puzzle, in order to fix up this puzzle, that is a lot of population good for us or bad for us, or what are other impacts of having population up to a certain extent. The next topic that we had in this chapter was nature and environmental changes in rural and urban areas. दरअसल अगर आप किसी बहुत पुराने ज़माने की पाकिस्तानी या इंडियन मूवी निकाल के देखें तो आपको अक्सर इस किस्म का थीम मिलेगा कि एक हीरो है जो किसी गांव में पला बड़ा जवान हुआ और उसके बाद वो किसी शहर के अंदर आकर ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गया, और फिर वो सारी मूवी उस हीरो के उस शहर के अंदर एक्सपीरियंसेस के बारे में है. अमूमन इस किस्म की मूवीज़ के अंदर जो अंडरटोन हमें मिलती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जब लोग वो हीरो एक रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आता है, he immediately finds out that people are very clever, people are very smart, the city is so big और बहुत कलरफुल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. And end of the day hero finds out that people back home in my village were more loving, more sincere, and probably the people in the urban areas are not so civilized, they are very selfish, they are self-centered, and hero has a heartbreak in the city. So this type of story you would usually find out. दरअसल ये थीम आपको ना सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन मूवीज़ के अंदर मिलेगा, बल्कि ये थीम आपको हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर भी मिलेगा. हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर भी आपको इस किस्म की स्टोरीज़ मिलेंगी. सो इस टॉपिक के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रूरल एरियाज़ के अंदर एनवायरमेंटल चेंजेस किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को, और अर्बन एरियाज़ के अंदर एनवायरमेंटल चेंजेस का क्या असर होता है, और लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, और इस शिफ्टिंग की वजह से अर्बनाइजेशन में किस तरह तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और अर्बनाइजेशन की वजह से बिहेवियर के ऊपर किस तरह के असर पैदा हो रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं. वंस अगेन आई विल डेयर यू टू यूज़ योर ओन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द रियल स्टोरी बिहाइंड. We will discuss the city as unnatural habitat. That city is something that is created by human beings. It is constructed by the human beings. And is the city natural or is the city unnatural? जब आप किसी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? शायद आपके जहन में कोई गांव आ रहा हो जहां पर फसलें उग रही हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, नदी नाले हैं. Life is very simple and in rudimentary shape, but still it's beautiful and interesting. Everything is so serene and calm. That is all that we think about the natural environment. However, when we come down to the cities, what do we find out? A lot of cars, a lot of traffic, a lot of people from all over the country gathering up in the cities. और cities ना सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से फैल रहा है, बल्कि cities जो हैं वो थर्ड डायमेंशन में भी फैलना शुरू हो गए हैं. सिटीज़ ना सिर्फ लेफ्ट राइट आगे पीछे फैलते हैं, बल्कि अब ज़मीन से ऊपर की तरफ भी जाना शुरू हो गए हैं और सिटीज़ फैलते जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होती जा रही है. तो क्या जब आप सिटी के एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं तो आप नेचुरल महसूस करते हैं या आप अननेचुरल महसूस करते हैं, और सिटी का एनवायरनमेंट किस तरह से लोगों के बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है? All of this we will study in this topic of the chapter. We will then discuss crowding, that when a lot of people are living on one place, crowding की वजह से उनके बिहेवियर पे क्या असरात पैदा होते हैं.
क्या crowding positive phenomena है या negative phenomena है? We will try to dig it one by one. We will then discuss rural areas. We'll have a slight brush with the environment and the geography of the rural areas and how simple lifestyles in the rural areas may be a positive influence for the people, while simultaneously we'll try to understand the dichotomy that people who are in the rural areas, they would want to come and settle down in urban areas. We will finally discuss the impact of environmental changes in industrial and geographical development. Environmental changes की वजह से industrial और geographical development किस तरह की है, और finally इस chapter को हम close करेंगे by studying catastrophes and human adjustment. By catastrophes, I mean extreme natural accidents or extreme natural outbursts like earthquakes, like बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाना किसी जगह पर, और किसी किस्म की नेचुरल कैलामिटी का ह्यूमन एडजस्टमेंट पे क्या असर पड़ता है. स्टूडेंट्स, आइए इस चैप्टर के पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ द पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन के असरात किस तरह से इंसानों के बिहेवियर के ऊपर पड़ते हैं या मुरतब होते हैं. इससे पहले कि हम पॉपुलेशन को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट किस तरह से रही है पिछले तकरीबन 6000 साल के अरसे के अंदर. Students, I would like to take you towards the slide where I would give you the statistics that what was the population in 6000 before Christ and what is the population in the 20th century. As you see on the slide, in the year 6000 before Christ, the world population was only 5 million. However, as we progress towards the future and we come down to 1650 AD, we find out that the world population now is 500 millions. And in the year 1850, the world population has increased up to the level of 1000 millions. And finally, slightly before the World War II, in 1930, the world's population was 2000 millions. So students, you can see that the population of human beings has been increasing alarmingly. It has been increasing very, very fast. The rate of the population growth has really been swift, fast. Now I will take you to another slide so that we could see it in the graphical shape that how this population growth is actually progressing. As you can see on the slide, right from 8000 BC to AD 2000, there has been a constant and very fast and very rapid population growth. Now, would you like to know that what is the current population growth rate? हमारी पॉपुलेशन कितने सालों में आपके ख्याल में डबल हो जाती होगी? मतलब इस वक्त दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है, इसको अगर हमने डबल करना है तो उसके लिए हमें कितना टाइम पीरियड दरकार होगा? And you'll find it out, and this is very amazing, very interesting, and probably a very curious finding that the population of the world doubles up in 35 years, which means कि अगर किसी इंसान का एवरेज लाइफ स्पैन 70 साल की उम्र है तो 70 साल के अंदर वो पॉपुलेशन को 4 गुना होते हुए देखेगा. मिसाल के तौर पर अगर एक जगह पर 2 बंदे हैं तो 70 साल के टाइम पीरियड के अंदर वहाँ पर 8 बंदे हो जाएंगे. द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वुड क्वाड्रपल इन अबाउट 70 years. So, would you like to understand that what is the current growth rate? ग्रोथ रेट से हमारा मतलब क्या है? हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से क्या अंडरस्टैंड करते हैं? दरअसल ग्रोथ रेट की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. ग्रोथ रेट मींस टोटल बर्थ्स माइनस टोटल डेथ्स, और उसके बाद हमारे पास जितने इंसान बचते हैं और जितने इंसानों का इजाफा होता है एक दिन के अंदर, दैट इज द ग्रोथ रेट. एंड डू यू नो दैट हाउ मेनी ह्यूमन बीइंग्स कम ऑन द अर्थ इन वन डे? What is the population growth rate on one day? The population growth rate for one day for the entire world is 100,000 people every day. We are increasing our population at the rate of 100,000 people every day. In the year 2030, this is expected that the world population is going to be more than 10 billion. That's a lot of people. Can you think about it? इस दुनिया की पॉपुलेशन जब 10 बिलियन हो जाएगी, and that time period is actually not very far away. This is only 22 years away from us right now. This time period is very close, and the population is going to be 10 billion. Can you imagine the existing infrastructures,
catering for the needs of the 10 billion people who are scattered all over the world? And are they scattered all over the world evenly? Oh my God, not at all. These people are not scattering all over the world evenly. They are going to live in clusters, which means that the rural population is constantly shifting towards the urban areas, and urban areas are becoming the population clusters. It means कि सारे इंसान जितनी ज़मीन उनके पास है उसको यूटिलाइज नहीं करते, बल्कि किसी एक जगह पर बहुत सारे इंसान इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं. आपके ख्याल में अगर हमें इस पूरी कायनात को ह्यूमन फ्लैश के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हाउ मच टाइम इज इट गोइंग टू टेक? यस, that's a very silly question, but of course we are growing up our population at a very, very alarming rate. And if we go on like that, in about 6,700 years, everything in this universe will be converted into the human flesh. This is horrible, isn't it? So, at this point of time, questions might be coming to your mind. What type of questions? क्या ये population growth rate हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? क्या हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? क्या हम इसको स्टॉप कर सकते हैं? क्या हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रिवर्स कर सकते हैं? These are the questions that scientists are actually facing these days. They are seriously thinking about these questions. And there have been great many movements in the scientific history that they're trying to understand what are the impacts of population. And this population is growing out of control. Can we control it some way? Can we stop it some way? Can we reverse it some way? Yes, these are some of the questions. Students, I told you that population growth rate सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है. दरअसल इसके साथ जो दूसरा important ट्रेंड है, that is urbanization. Population grow तो कर रही है, लेकिन ये पूरी दुनिया के ऊपर इवनली स्प्रेड नहीं कर रही, बल्कि पॉपुलेशन क्लस्टर्स बन रहे हैं. और पॉपुलेशन क्लस्टर्स हैं द सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. इन सिटीज के अंदर बेशुमार लोग आकर सर्वाइव करते हैं और बेशुमार लोग चाहते हैं कि हम सिटीज के अंदर रहें. सो द वर्ल्ड हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ कांस्टेंट शिफ्ट ऑफ द पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज एंड कमिंग डाउन टू अर्बन एरियाज. द प्रोसेस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन. पॉपुलेशन की कॉन्सेंट्रेशन सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये ग्रोथ रेट जो है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, दिस इज फॉलोइंग अप द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन. डू यू नो द नंबर ऑफ सिटीज़ विद पॉपुलेशंस इन एक्सेस ऑफ 100,000 पीपल? एक्चुअली द नंबर ऑफ सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख लोगों से ज़्यादा है, पिछले 20 साल में 4 गुना हो गई है. ऐसे शहर जिनमें 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, पिछले 20 साल के अंदर इन शहरों की तादाद 4 गुना हो चुकी है. Now, would you like to know about the Pakistani situation? Yeah? Interesting numbers. All right. Let us come down to Pakistan and find out what is the situation in Pakistan and what kind of trend and what is the rate and speed of urbanization in our country. Pakistan's urban population is going to be equal to the population of rural areas in the year 2030. Which means कि सन 2030 के अंदर पाकिस्तान की शहरों की पॉपुलेशन पाकिस्तान के गांव की पॉपुलेशन बराबर नंबर में हो जाएंगे. Now, how's that? Is it good or is it bad? Actually, previously, the trend all over the world used to be that there was more population scattered all over the world, all over the country, and there are concentrations of population in the cities. And usually all these scattered populations are in numbers more than the number of people living in the concentrations. And in Pakistan, the population is growing up so fast and the rate of urbanization is actually so fast that we are predicting that in the year 2030, the population of the urban areas and the rural areas in Pakistan would be the same. What does it mean? Urban areas are few, yes? If I ask you that what are the big cities of Pakistan, what names come to your mind? Karachi, Lahore, Peshawar, Quetta, Islamabad?
Yes, these are the big cities of the country. And then we can include other cities like Multan, Hyderabad, Sakkar, Faisalabad, Sialkot, Rawalpindi. We can have these cities also. Imagine that in these 10-15 cities of Pakistan, itni population रह रही है जितनी बाकी पाकिस्तान के अंदर रह रही है. Now, can you see कि इन cities के अंदर population cluster कितना ज़्यादा हो जाएगा? Can you see कि urbanization कितनी ज़्यादा हो जाएगी? और क्या हमारे cities इस population explosion को survive कर सकेंगे? Yeah? Yes, sir? No. It is going to be very, very difficult. We have to develop our infrastructure. We have to take care that how we are going to provide the basic health facilities, the basic necessities of life to people who are going to gather up in the cities in large numbers. And that time is very close, only in the year 2030. Now, this fact was reported in the UNFPA report, Life in the City, Pakistan in Focus. I think these facts are quite glaring and these facts are quite alarming, while these facts are also very curious and interesting. All these facts actually point towards one thing, that what are we going to do with this population growth and this urbanization trend? How are we going to cater for the needs of so many people? Now let us look towards the provinces of Pakistan, that what is the situation over there? Pakistan के provinces में urbanization की क्या situation है? पाकिस्तान की urban population, मिसाल के तौर पर अगर हम सिंध की बात करते हैं, the share of the urban population increased from 17.4% in 1951 to 32.5% in 1998. अगर 1951 के अंदर 17.4% of the people were in the urban areas of Sindh, this has increased and come down to a level of 32.5 in the year 1998. And today, this is almost equal. The estimated data for 2005 shows the level of urbanization as 35%. And the level of urbanization in Pakistan is the highest in South Asia. Students, आइए ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा urbanized provinces पाकिस्तान के कौन से रहे. Sindh has been the most urbanized province of our country, where 49% of the population is living in urban areas now. Like I told you before, that the situation in Sindh is, in the year 2008, that the population in the cities is almost as much as it is in the rural areas. So, the population matches. Let us see what is the situation in NWFP. NWFP is the least urbanized province with only 17% of its population living in urban areas. And this fact was reported in the 1998 census of the country. Today, this percentage has also increased quite alarmingly. Now, what is the situation in Punjab and Balochistan? Urban population in Punjab and Balochistan in 1998 were 31 and 23% respectively, which means the Punjab ki urban population was 31% of its total population, or Balochistan ki urban population was 23% of its total population. Urban population in Balochistan and Islamabad has been increasing at higher rates of 5.1 and 5.8% respectively. Now, what are the situations in the urban centers of Pakistan? More than 60% of the population of urban Sindh lives in the city of Karachi, and its concentration has increased over time. Karachi has been taking the maximum load of population in all these years, and this load has been increasing over the time period. And this increase has been really very fast. Approximately 3/4 of total urban population of Sindh are concentrated in just 3 urban centers: Karachi, Sakkar, and Hyderabad. What is the situation in Punjab? In Punjab, 22% of the urban population lives in Lahore. The entire province of Punjab and 22% of its entire population is actually concentrated in Lahore. No wonder we have seen Lahore expanding in all directions over the last few years, especially in the last 10 years. If you happen to be interviewing a Lahorite who is an old man and who has seen old Lahore, he would tell you that I used to live in the center of the city
and I used to think about the places like Model Town and Gulbarg as very, very far away. And now Lahore has expanded and stretched its boundaries in all of the directions. Means the population growth has been so fast, the rate of urbanization has been so fast, and Lahore has been taking all the load. Now, is this a good thing that the city is expanding in all directions or a bad thing? Think about it, and we will talk about it later on. What is the situation in Peshawar? Peshawar has a population of approximately 1 million without counting the Afghan refugees, which is 33% of the urban provincial population. And in Quetta, the share of Quetta in the total urban Balochistan population was 37%. Urban population concentrations. पाकिस्तान के वो कौन से शहर हैं जहां पर पॉपुलेशन की concentration बहुत ज़्यादा रही है? And there are only few cities where there has been the maximum concentration of the urban population. And these cities are Karachi, Lahore, Faisalabad, Rawalpindi, Multan, and Hyderabad. Gujranwala and Peshawar between 2000 and 2005, these cities grew at the rate of around 3% per annum, and it's projected that this growth rate will continue for the next 8 to 9 years. Now students, let us talk about urbanization growth rate. It is expected that by the year 2015, the population of Karachi will exceed 15 million, while Lahore and Faisalabad will cross 8 million and 3 million respectively. According to a UNFPA global report, more than half the world population, around 3.3 billion, will be living in urban areas by 2008, and the number will swell to around 5 billion by 2030. Means, in 2030, we are already expecting our population to reach somewhere close to 10 billion, and if the 5 billion population from all over the world is concentrated in the cities, that means the cities are going to be taking a huge load of this entire population living on one place. When on one place a lot of people are living, how are you going to provide them with the basic infrastructure? How are you going to furnish all of their needs, their health needs, their food needs, and their business needs? What actually happens with the cities when a lot of people start living in those places? This is something that we will talk about in detail in the subsequent part of this lecture, or if we didn't find the time, maybe in the next lecture. However, here I have some more interesting statistics for you. Country representative of UNFPA said that the growth of cities would be the single largest influence on development in the 21st century. In the 21st century, cities have been growing like anything, and this is the single largest development factor. But little's being done to maximize the benefits of urban growth or reduce its harmful consequences. Between 2000 and 2030, Asia's urban population is to increase from 1.36 billion to 2.64 billion, and Africa's from 294 million to 742 million. That is a huge number. The question is, when there are so many people living in the city, what happens with the city? City के अंदर क्या situation होती है? क्या जब लोग सिटी के अंदर रहते हैं तो सबको इक्वल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सबकी हेल्थ केयर का ख्याल रखा जा सकता है? If you talk about the old Indian or Pakistani movie or even the Hollywood movie, what is the single motivation that propels the hero into moving, shifting from the rural area into urban area? There are different emotional and sentimental reasons, but one of the main reasons has been to make more money, to have better life, to earn a future, to earn a career so that he could send money back home, to take care of his needs in a better way. Of course, शहर के अंदर ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर के अंदर बिजनेस है, ट्रेड है, सब कुछ है. शहर के अंदर ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ किसी यंगस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसका शहर के ऊपर क्या असर पड़ता है? यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी कच्ची आबादियाँ देखी हैं? Of course, you must have seen कच्ची आबादियाँ. दरअसल जब शहर के अंदर बहुत ज़्यादा लोड होना शुरू हो जाता है तो शहर के अंदर स्लम्स बनने शुरू हो जाते हैं, और ये स्लम्स या कच्ची आबादियाँ पॉपुलेशन की मेन कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं, और यहाँ पर वो लोग रह रहे होते हैं जो अपने
करियर को या तो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर सिटी के अंदर अपनी लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं. एंड दीज आर द चीप फैसिलिटीज अवेलेबल टू लार्जर नंबर ऑफ पीपल who can survive the city in these kachi abadis. The situation of slum formation is something like this. At least one in every 3 city dwellers in Pakistan lives in a slum. हर शहर के 3 लोगों में से एक फर्द slums के अंदर रहता है. It is interesting to note that any migrants who move to cities in order to find jobs and have a better life may not find jobs in the formal sector or any kind of decent shelter with a minimum of basic amenities. The informal sector provides employment to most migrants and they gravitate to squatter colonies where they build some kind of shelter for themselves. As a result, slum and marginal human settlements have spread in most urban localities, particularly in urban agglomerations. So students, you have seen that how slums are formed. People actually come to search for career in the big cities. And in the big cities, they find out that they cannot find jobs or careers in the formal sectors. और जब उनको formal sectors के अंदर jobs नहीं मिलती, जिसका मतलब है कि वो well paid jobs नहीं हैं, और well paid job का मतलब है कि वो पैसा कमा सकते हैं अपनी बुनियादी ज़रूरियात को हासिल करने के लिए, तो फिर informal sector उनको jobs provide करते हैं. इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हम ऐसी जॉब्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो लो ग्रेड जॉब्स हैं. मिसाल के तौर पर आपने पाकिस्तान के अंदर एक कॉमन स्टोरी सुनी होगी कि पाकिस्तान की यूथ बहुत ज़्यादा चाहती है कि हम किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर जाकर एडजस्ट हो जाएं. पिछले काफ़ी अरसे के अंदर हमने बहुत ये ट्रेंड देखा कि पाकिस्तान के यंगस्टर बाहर के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर रहना शुरू हो जाते हैं. लेकिन जब ये बाहर के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर रहना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि ये इनके पास वहाँ के लिए उस जॉब मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर एजुकेशन ना हो, और जब उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है और अगर वो लीगल रेजिडेंट्स नहीं हैं तो फिर उनको लो ग्रेड जॉब्स करनी पड़ती हैं. और लो ग्रेड जॉब्स के साथ ही साथ पाकिस्तानियों की ये तादाद स्लम्स के अंदर इन बड़े शहरों के अंदर रहना शुरू कर देती है. मोस्ट ऑफ दीज पाकिस्तानीज हु आर सेटलिंग डाउन इन द वेस्टर्न कंट्रीज एक्चुअली go through very tough time period in their lives before they actually become something great. And in the meanwhile, the slums go on growing up, slums go on swelling. So the same thing happens in any big city. People come to seek career and jobs. Formal sector cannot accommodate them because they might not fulfill their requirements, or formal sector probably does not need their help anymore. And informal sector provides them with low grade jobs, और ये लोग वहाँ पर ऐसी शेल्टर्स बनाते हैं जहाँ पर सिर्फ वो दिन गुजार सकें या रात को सो सकें. एंड दीज शेल्टर्स इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूट द कच्ची आबादीज. सो स्टूडेंट्स, यू सॉ कि कच्ची आबादीज किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है. अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगा कि अब तक जो हमने पढ़ा है इसमें जो 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं और जिनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट. दैट इज कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और पॉपुलेशन की ये ग्रोथ अर्बनाइजेशन के ट्रेंड को फॉलो कर रही है. और फाइनली हमने कच्ची आबादियों के बारे में पढ़ा. अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कच्ची आबादियों की क्या स्टैटिस्टिक्स है, पाकिस्तान के अंदर कच्ची आबादियों की क्या सिचुएशन है. In Pakistan, the urban population living in Kachi Abadis varies between 35 and 50%. That's a huge number. The growth of these informal settlements in the 2 megacities, Karachi and Lahore, has been particularly massive. Lahore और Karachi के अंदर कच्ची आबादीज का लोड बहुत ज़्यादा रहा है. Let me give you some statistics on that. In Karachi, these settlements increased from 212 in 1958 to more than 500. And in Lahore, there are more than 300 Kachi Abadis. If we talk about Faisalabad, at least 40% of the population in Faisalabad lives in these Kachi Abadis. So students, we saw that urbanization is not just a very good trend. Every person who moves from the rural area and comes to settle down in urban area cannot find out a good career. And if they cannot find out a good career, then they are going to be
engulfed into the Kachi Abadis, and the slums will go on increasing, as we have experienced in Pakistan that Lahore and Karachi have been sharing the maximum load, and the amount of Kachi Abadis has increased alarmingly in all this time. So this is a time to ask questions. ये जो सारी स्टैटिस्टिक्स हमने देखी है, क्या ये स्टैटिस्टिक्स किसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, या फिर ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ मायूसी की तरफ लेकर जा रही है? I mean, is this statistics jotted down by the people who are only predicting the doomsday, and these doomsdayers are only telling us that all these things are bad and taking us towards the ultimate annihilation of humanity, and people are going to be concentrated in big cities, and big cities will go on having problems, and the population will go on increasing, and eventually what will happen? Doomsday, bang, because we would not have enough resources to take care of people's lives. But there might be another side to it. There might be a positive side to it, because I told you at the start of the lecture that there have been two divergent trends seen in the third world countries and the first world countries. Now, these two divergent trends are that in the developed countries, they need more people to come and settle down in their countries, and in the third world countries, the population is simply growing up in large-scale numbers. We will talk about these factors later on. At this point of time, let me tell you about urbanization. हमने population को detail के अंदर study किया, और population का trend was the main theme of this lecture, and now we are moving towards urbanization. Urbanization क्या चीज़ है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अर्बनाइजेशन के फिजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सोशल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं. Which means this is the time that we are going to talk about our theories, and we are going to try to understand that how urbanization is either being bad or good for the people. But first of all, let us try to understand that what do we mean by urbanization. क्योंकि अर्बनाइजेशन के बहुत सारे मतलब लिए जाते हैं. एक सिंपल सा मतलब अर्बनाइजेशन का ये हो सकता है कि लोग रूरल एरिया से शहरों की तरफ आकर एडजस्ट करना शुरू हो गए हैं और शहरों में रहना शुरू हो गए हैं. तो अर्बनाइजेशन का दरअसल मतलब क्या है? पिछले काफ़ी अरसे में हमने देखा कि बाज़ जगहों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो तहसील से ज़िला बन जाता है, और ज़िला से एक बहुत बड़ा शहर बन जाता है, क्योंकि हमने अर्बनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर डिस्कस किया कि अर्बन सेंटर्स के अंदर इर्द गिर्द की पॉपुलेशन आकर सेटल डाउन होना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर उनको महसूस होता है कि उनके लिए ज़्यादा बेहतर करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा बेहतर करियर की ऑप्शंस हैं. सो अर्बनाइजेशन का मतलब दरअसल ये भी हो सकता है कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, प्लस जो रूरल एरियाज़ हैं वो भी अर्बन एरियाज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं. So there are many different things that we actually need to talk about. यहाँ पर हम population size की बात कर सकते हैं. जो conventional definitions हमारे पास हैं urbanization को या किसी urban इलाके को define करने के लिए, उसमें population बहुत ज़्यादा important role play करती है. लेकिन it is quite a dichotomy कि जब हम population की बात करते हैं तो हम space की बात नहीं करते कि एक space के अंदर कितनी population रह रही है. और पिछले चंद सालों में हमने जो ऑब्ज़र्व किया है कि जो तहसील ज़िला बनती है वो दरअसल पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन तहसील का साइज़ उतना ही रहता है, और क्योंकि लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, उनको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज चाहिए, और ज़िला एक अपग्रेडेड वर्जन है विद रेफरेंस टू अंडरस्टैंडिंग कि किसी जगह की क्या ज़रूरियात हैं और उसी हिसाब से बजट की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने की. So students, at this point of time, I would like to show you a very interesting slide that would give you the concept कि urbanization किस तरह से दरअसल होती है. आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है एक गोल दायरा, and this circle actually represents the city. Now you see, इस शहर के अंदर people are moving from all different directions. More people are coming, and they have started settling down in different areas of the city. The city goes on taking the load. People are coming from all different directions. They are in search of their career or better opportunities, whatever their motivations are. And you could see
that the cluster of the population in city is swelling and growing up in numbers. When there are so many people trying to adjust in the small city, what happens? शहर के जो सेंट्रल इलाके हैं वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर जो अच्छे एफ्लुएंट फैमिलीज़ होती हैं, एफ्लुएंट लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि अब शहर के इस तंग और बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड एरिया से निकला जाए और शहर की बाउंड्री के ऊपर कहीं सबर्ब्स पर बड़े घर बनाए जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर की बात करते हैं तो सारी पॉपुलेशन लाहौर की पहले अंदरून शहर में रहती थी, लेकिन अबाउट 40 years ago, some of the people started moving towards areas like Model Town and Gulberg. Model Town and Gulberg are nowadays considered the old areas of Lahore, but in those days these were slums. As you can see on the slide, a small area has been developed at the outskirts of the city suburb, and only affluent people can buy these places and build up big houses over there. But they need facilities also. So gradually, people from the center of the city also start moving towards these areas. And eventually, जहाँ पर शहर spread किया है, eventually Gulberg also becomes an old area. Now, the city dwellers need another area. So city starts expanding in all different directions. And all these different directions actually are scattered parts of the city. The only problem is that this development is not planned, this development is not organized, and neither this development is even. And this vicious circle goes on and on and on. Matter of fact, that is what a vicious circle is called. Vicious circle is a circle. There is no way out of this. और जैसा कि हमने देखा कि शहरों की आबादी बिल्कुल इसी तरह से बढ़ती जाती है, मज़ीद लोग आते जाते हैं, और वो जब मज़ीद लोग आते हैं तो वो शहर के सेंटर के अंदर जाते हैं, क्योंकि शहर के सेंटर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर स्लम्स बनना शुरू हो जाते हैं. जब स्लम्स बनते हैं, the affluent families would like to move out because there is a lot of sound and lot of noise and a lot of pollution that they cannot adjust with, and then they eventually move towards the suburbs. और suburbs में जब affluent families इकट्ठा होना शुरू होती हैं तो वो दोबारा से एक शहर बनना शुरू हो जाता है वहाँ पर, और फिर कोई एक नया एरिया बन जाता है, एक नई हाउसिंग स्कीम किसी और एरिया में बनती है, और इवेंचुअली इस तरह शहर फैलता जाता है. And this growth and this spreading of the cities has been observed in Pakistan, that there has been little planning on that. Matter of fact, most of the cities have been spreading and growing all around, all over. Students, इस विशेष साइकिल से हमें क्या नुकसान पहुंचता है, इसके क्या इम्पैक्ट्स पहुंचते हैं उन लोगों के ऊपर जो इन शहरों के अंदर रह रहे होते हैं, या सिटीज़ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, या अर्बनाइजेशन के क्या इश्यूज़ हैं, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इस स्लाइड की तरफ, जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अर्बनाइजेशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं. As you can see on this hierarchical table, that urbanization ends up in two basic effects. Number one, the population density increases. किसी एक जगह पर population की density बहुत ज़्यादा हो जाती है. जब population की density increase होगी तो naturally buildings की density भी वहाँ पर increase हो जाएगी. आइए ये देखते हैं कि population density increase की वजह से क्या impacts हो सकते हैं. Population density increase होने की वजह से naturally waste borne will increase and water demand will also rise up. When the waste borne will increase, the storm water quality deteriorates, which means that the rainfall is poisonous, and then we get the receiving water quality also deteriorates, and finally pollution comes in, which is also very, very dangerous. And when the water demand rises, then the water resources start facing problem, and groundwater recharge reduces, as well as the base flow also reduces. Let us see what happens when the building density increases. When the building density increases, it means, number one, that drainage system has to be properly modified, which means that improvisions are required in the total area. Urban climate can change, and their runoff volume also increases. Flow velocity also increases, and finally peak runoff rate increases, and lag time and time base is reduced, which means that it could be flood control problems also. So students, इस slide के अंदर आपने देखा कि कुछ technical problems
होती हैं जब अर्बनाइजेशन टेक प्लेस करती है किसी भी जगह के ऊपर। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और बहुत ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। बिल्डिंग डेंसिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से ये मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। These were some of the physical effects that we noticed. However, there is a huge range of psychological impacts upon the people living in these urbanized areas. मिसाल के तौर पर एक शहर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा आबादी है और एक छोटा सा गांव की मिसाल अगर मैं आपको दूं जहां पर तकरीबन 100 से 150 लोग रहते हैं, तो लोनलीनेस किस जगह पर ज़्यादा होगी? क्या शहर के अंदर जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जगह हैं, क्या लोनलीनेस एक इंडिविजुअल को शहर के अंदर ज़्यादा होगी या उस गांव के अंदर ज़्यादा होगी? नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइए मैं आपको इस सवाल के जवाब के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक गांव जिसके अंदर तकरीबन 100 से 150 लोग रहते हैं, इसका मतलब ये है कि लोग कम हैं और वो सब लोग एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पीपल नो ईच अदर on first name basis. People greet each other and they live like a community together. क्योंकि लोग एक दूसरे के करीब हैं। इन 100-150 लोगों के अंदर जब हर बंदा दूसरे बंदे को जानता है और उसका फर्स्ट नेम बेसिस के ऊपर रिलेशनशिप है किसी भी नौयत का, that means कि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। Now I will ask you another question. क्या क्राइम रेट इस छोटे से गांव के अंदर ज़्यादा होगा या कम होगा? Of course you are right. इस छोटे से गांव के अंदर क्राइम रेट बहुत कम होगा। नंबर 1 क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, नंबर 2 क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। जब सब लोग एक दूसरे को जानते हैं तो देयर इज अ नेचुरल साइकोलॉजिकल बैरियर ऑन द माइंड ऑफ एनीवन हु इज थिंकिंग अबाउट परफॉर्मिंग सच अ नेगेटिव और हीनियस एक्ट। व्हेन यू कम डाउन टू सिटी you find out that a lot of people are living there. All kinds of facilities are probably packed into the city. There are so many different entertainment places. But what happens? One person is so busy, he has to work so hard throughout the day that he hardly finds the time to be friend with other people. And eventually, there comes a point where people start feeling lonely. So, if I may say that cities consist of lonely people clustered together, probably I might not be wrong. So, the bottom line to tell you here is that the loneliness might be more in the cities than in the rural areas. And this is one of the factors that has been noticed in the rural areas and urban areas. Urban areas के अंदर anonymity बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कोई किसी को जानता नहीं है। Anonymity की वजह से मज़ीद प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्राइम रेट बढ़ सकता है। प्राइवेसी, क्योंकि एक शहर के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इसलिए प्राइवेसी का फैक्टर शायद वहाँ पर लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ होता हो। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर स्काई स्क्रैपर्स राइजिंग अप, ह्यूज बिल्डिंग्स जिनके अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। एक साहब जो देहात में खुले इलाके में रहते हैं वो शायद इस अपार्टमेंट के अंदर जाकर ये महसूस करें that he is too close to the people for comfort. So students, शहर के अंदर रहने के ना सिर्फ अर्बनाइजेशन के ना सिर्फ फिजिकल इम्पैक्ट्स हैं बल्कि इंसानों पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी हैं। And before we have a detailed discussion on these psychological impacts, let me tell you that we are running out of time. So we will talk about this interesting topic in our next lecture. इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए और जाते जाते ये बात याद रखिएगा कि हमने आज के लेक्चर में दो चीज़ों को स्टडी किया है। नंबर 1 कि पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट है और नंबर 2 पॉपुलेशन फॉलो करती है अर्बनाइजेशन के ट्रेंड को। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अर्बनाइजेशन को मज़ीद डिटेल में। वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।